नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैश्विक आपदा की इस घड़ी में धरती के भगवान डॉक्टर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके सुझाव, उनके संदेश और उनके द्वारा दिए गए निर्देश हमारे जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, हमें कोरोना से लड़ने में और हमें कोरोना से बचने में पूर्णतः हमें काफ़ी लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आप सबों को बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राहुल कुमार से रूबरू कराते हैं और आइए इनसे जानते हैं कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर जो हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ जो वर्तमान परिस्थिति में नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं जिसको लेकर आम जनमानस में काफ़ी डर पैदा हो गया है। तो इसको लेकर इसको लेकर जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, इनसे जानते हैं उन सवालों के जवाब। सर्वप्रथम सर, हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये आप लोगों की ये मुहिम बहुत रंग ला रही है और डॉक्टर रोशन कुमार जी का ये स्टूडियो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि आप लोग जन चेतना को फैला रहे हैं। इसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कोरोना क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। देखिए, अब बिल्कुल कोरोना कोई नई बीमारी नहीं रह गई। पिछले 1 साल से इसकी चर्चा लगातार चल रही है। फिर भी मैं संक्षेप में बता दूं कि ये एक वायरस है, आरएनए वायरस है, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, मेडिकल की भाषा में इसको कहें तो। और इसकी सबसे जो ख़तरनाक बात इसमें आ रही है कि यह बहुत तेज़ी से, इसका ट्रांसमिशन बहुत तेज़ है। यानी एक मरीज को जब यह इन्फेक्ट करता है तो उससे दूसरे मरीज में ये बड़ी जल्दी फैल रहा है। और इसका ये दूसरा वेव जो अभी आया है, 1 महीने से हम लोग इसमें बहुत अधिक परेशान हैं। यह वेव पहले वेव की तुलना में भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेन है या पता नहीं वायरस में किस तरह का इस तरह का म्यूटेशन हुआ है कि इस बार ये जिस मरीज को पकड़ रहा है, जिस भी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर रहा है, तो बहुत जल्दी उसको बहुत सीरियस कर देता है। उसमें ऑक्सीजन की कमी बहुत जल्दी होने लगती है, उसके फेफड़े को बहुत तेज़ी से डैमेज कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये अभी हम लोगों के लिए एक चिंताजनक बात बनी हुई है और लगातार मेडिकल साइंस इसको कैसे दूर किया जाए, इस पर लगातार रिसर्च चल रहा है, लगातार काम चल रहा है और हम लोग अपने स्तर से इसका इलाज जो कुछ भी पॉसिबल हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो सेकेंड फेज का लहर है वो काफ़ी भयावह है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सेकेंड फेज में जो कोरोना के जो नए लक्षण आए हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि जो दर्शक सुन रहे होंगे उन्हें काफ़ी लाभ होगा। इनिशियली शुरुआती दौर में कोविड का जो लक्षण था वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक कन्फाइंड था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है बुखार आना, छींक आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, कफ होना, सूखी खांसी होना, देह हाथ में दर्द होना। ये इतना तक फर्स्ट वेव में हम लोग देख रहे थे। इस बार जो देख रहे हैं कि ये इन सब के अलावा, इन सब लक्षणों के अलावा ये जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी प्रभावित कर रहा है। मतलब आदमी पेट का कंप्लेन लेकर भी आ रहा है, लूज मोशन, डायरिया, अत्यधिक गैस बनना, ऐसे वॉमिटिंग होना, ऐसे कंप्लेन लेकर भी आ रहे हैं। और हम लोग जब उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं तो फिर पता चल रहा है कि उनको कोविड का इन्फेक्शन पाया गया है। तो ये एक नया पैटर्न भी हम लोग अभी देख रहे हैं। कोविड का ये जो सेकेंड फेज है यह इतना भयावह और इतना जानलेवा क्यों? मैं समझता हूँ कि यह इतना भयावह होने का एक रीज़न ये हो सकता है कि वायरस के नए स्ट्रेन आए हैं। वायरस ने अपने आप को बदला है, यानी म्यूटेशन किया है। म्यूटेशन का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में अपने जेनेटिक सीक्वेंस को वायरस कुछ ना कुछ बदला है। और जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो वायरस जब हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है, उस वायरस को मारने की कोशिश करता है। तो वायरस ने अपने आप में कुछ ऐसे परिवर्तन लाए हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के अटैक से वो बच रहा है और फिर वो अत्यधिक नुकसान हम सबों को पहुंचा रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं उनके वायरस के जेनेटिक कंपोनेंट के वेरिएबिलिटी की बात है। इस पर भी रिसर्च चल रहा है, जल्द ही कुछ कंक्लूसिव बातें आएंगी। कुछ बातें पहले आई भी हैं कि नए नए स्ट्रेन मिल रहे हैं। और दूसरी एक बात ये भी मैं कहूँगा कि फर्स्ट वेव के बाद हम लोग थोड़ा निश्चिंत हो गए थे। भारत की आम जनता ये सोच रही थी कि अब कोविड दूर हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा।
तो इस निश्चिंतता ने हम सबों को असावधान किया। हम सब गैदरिंग करने लगे, हम लोग शादी ब्याह श्राद्ध ऐसे अवसरों पर बहुत भारी मात्रा में जुटने लगे। हम लोगों ने इवन की मास्क वगैरह को भी, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, ये सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको भी हम लोगों ने छोड़ा। और निश्चित रूप से ये जो असावधानियाँ हुई भारत की आम जनता के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस तरह की चीज़ों के लिए, सेकेंड वेव के लिए। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सेकेंड फेज की जो भयावह स्थिति है यह कब तक बनी रहेगी? ये कहना अभी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वायरस का बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न है। लेकिन जो मेरी समझ है या जो मेरा आकलन है, और मैं विभिन्न जो स्रोत, विभिन्न साइंटिस्ट लोग जो बोल रहे हैं, उसमें लग रहा है कि जून के फर्स्ट वीक तक ये सबसाइड करेगा, ये स्थिति इसमें गंभीरता में कमी आएगी। अभी 1 महीने का जो ये पीरियड है वो हम लोगों के लिए बड़ा क्रूशियल है। संभावनाएं ये भी हैं कि तीसरा फेज भी आने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी बातें आ रही हैं, विभिन्न साइंटिस्ट लोग इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं तो इस पे एक ही बात कहूँगा कि हम लोग मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, ये 3 जो बेसिक चीज़ है, इसको हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लें। हम लोग कभी निश्चिंत ना हो कि अब ये कोविड ख़त्म हो गया। दूसरी बात, वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके, तो वो हमको हेल्प करेगा थर्ड वेव के क्राइसिस से उबरने के लिए। तो 2 चीज़ मैं कहूँगा थर्ड वेव के क्राइसिस से हमको बचा सकता है। एक है मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, दूसरा है वैक्सीनेशन। सर, युवा वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां और तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे आपका क्या संदेश होगा? इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि जब कोई गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को आम लोगों के लिए लाती है तो वह पूरी तैयारी के साथ लाती है, पूरी रिसर्च के साथ लाती है। वो कुछ ऐसे नहीं कर सकती जिससे कि नुकसान हो आम जनता का। तो वैक्सीनेशन जो भी वैक्सीन हमारे बीच आया है, अभी 2 वैक्सीन बहुत तेज, बहुत, जिसको कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 तरह का वैक्सीन अभी बहुत तेज़ी से हम लोग को दिया जा रहा है और ये अभी हमारे इंडिया में ये अभी सर्कुलेटेड है। तो ये कंप्लीट सेफ़ है और बिल्कुल लेना चाहिए। और जिस किसी का भी नंबर जब आए, जब उसकी बारी आए, तो उनको ज़रूर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। किनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, मैं संक्षेप में कुछ बता दूं कि अगर आप कैंसर के मरीज़ हैं और कुछ वैसी दवाएं खा रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है, तब आप वैक्सीन ना लें। दूसरी बात कि अगर आप अभी किसी तरह के एक्टिव इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हों, हाल में आपको कोविड अभी हुआ ही हो, या कोविड से अभी आप कोविड के सिम्टम से सफ़र कर रहे हों, तब आप वैक्सीन ना लें। फिर आप पूर्णतया ठीक हो जाने के लगभग 3 सप्ताह 4 सप्ताह के बाद वैक्सीन लें। अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं और आप वैक्सीनेशन के क्राइटेरिया में हैं तो बिल्कुल वैक्सीन लें। इवन इफ़ कि आप नर्सिंग मदर हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लैक्टेटिंग मदर हैं, आप बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो भी आप वैक्सीन लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ़ कि आप अगर प्रेगनेंसी है आपको और आपका अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत चुका है, तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और जो भी इनको दे रहे हैं वो उसके लिए ट्रेंड हैं और बिल्कुल ही वैक्सीन लेना चाहिए। सर, कई बार कोरोना संक्रमित लोग उसकी अनदेखी कर देते हैं या उसे एक साधारण बीमारी समझते हैं या टाइफाइड के लक्षण समझते हैं। इसको लेकर भी उनके मन में तरह तरह के भ्रम हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। एज ए डॉक्टर इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए इसमें एक ही बात कहूँगा कि आम लोग यदि मेडिकल साइंस को समझने लगेंगे, बीमारी को समझने लगेंगे, तो वो आधा अधूरा समझ पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है। मेडिकल साइंस के एक्सपर्टाइजेशन की बाकायदा ट्रेनिंग है। बाकायदे ट्रेनिंग में लगभग 5.5 साल लग जाते हैं MBBS करने में, जो कि बेसिक क्वालिफ़िकेशन है डॉक्टर का। तो आप ये समझिए कि जिस प्रोफेशन के एकदम बेसिक क्वालिफ़िकेशन को प्राप्त करने में आपको 5.5 साल लग रहे हैं, तो वो एक टफ़ चीज़ है। उसको आप फेसबुक, व्हाट्सएप या ऐसे नहीं समझ सकते गूगल करके। तो मैं ये कहूँगा
कि अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम आता है, कोई लक्षण आता है, तो आप खुद ब खुद इलाज ना करें, सोशल मीडिया के माध्यम से इलाज ना करवाएं, बल्कि नियरेस्ट आपके नज़दीक में जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें। आप बिल्कुल टाइफाइड, मलेरिया ये सब मत करें। आप रिपोर्ट को एसेस ना करें। आप कोई भी जांच अपने मन से करा के फिर अपने मन से उसकी व्याख्या ना करें। इसको समझने में, इसको समझाने में बहुत बरस लग जाते हैं, तब जाकर समझ में आती है बात। इसको संक्षेप में करने से आपको नुकसान होगा, आपका ट्रीटमेंट डिले होगा और इससे आप अधिक सीरियस हो जाएंगे। धन्यवाद सर। सर, अभी देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित पेशेंट में हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें वह व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया है। हार्ट अटैक का कोरोना से क्या संबंध है और क्या कारण है इस तरह के केसेस का? कोविड का जो इन्फेक्शन है वो शरीर में एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट पैदा करता है। कहने का मतलब है प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट पैदा करता है, मतलब कि हमारे खून में थक्का जमने की संभावना को कोविड बढ़ा देता है। तो हार्ट अटैक का रीजन अगर आप सामान्य बोलचाल की भाषा में भी समझें तो होता है खून की नली में थक्का जम जाना। कोविड थक्का जमने की संभावना को बढ़ा देता है, इसलिए निश्चित रूप से कोविड के मरीज में हार्ट अटैक की संभावना अधिक होती है। और इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड फिजिशियन की सलाह में लगातार रहें। जो वो दवा दें उसको बिल्कुल खाएं। उसमें बिल्कुल ये ना सोचें कि ज़्यादा दवा हो गया, कम दवा हो गया, ये इतनी दवा की क्या ज़रूरत थी। ये सब नहीं करना है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा समस्या हो रही है। वो बहुत अधिक सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जो डॉक्टर दवा देता है उसको गूगल करते हैं, फिर उनको लगता है ये ठीक नहीं है तो नहीं खाते हैं। तो ये ना करें, ये मैं अपील करूँगा। आप किसी क्वालिफाइड फिजिशियन के टच में रहें और उनकी सलाह को मानते रहें। और धन्यवाद सर आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे खान पान का, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, यानी हमारे खान पान को लेकर कोरोना के संदर्भ में क्या सलाह होगी आपके? इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप किसी भी तरह का नशा ना करें। पहला चीज़, ना सिगरेट, ना शराब, ना तंबाकू, ना कुछ, कोई नशा ना करें। दूसरी बात, आप घर की बनी हुई हेल्दी जो डाइट होती है, दूध, हरी सब्जी, शाक, फल, ये सब का नियमित रूप से सेवन करते रहें। बाज़ार की चीज़ों को ना खाएं और नशा ना करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है और कैसे उनके शरीर में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए? इसे मैं बोलचाल की भाषा में कहूँगा। मेडिकल साइंस के डीप में जाना ठीक नहीं होगा, आम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मेन चीज़ है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेशन का काम करता है हमारा फेफड़ा। हमारा फेफड़ा में, आप सब लोग स्कूल में पढ़े होइएगा कि जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से सर्कुलेट होकर हमारे फेफड़ा, लंग्स में पहुंचता है। वहाँ पर जो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में आरबीसी उसको हीमोग्लोबिन कैरी करता है, सब लोग जानते हैं। तो हमारा फेफड़ा का मूल काम है बाहर के ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पर लोड कर देना। ये होता है ऑक्सीजनेशन, ये होता है फेफड़ा में। कोविड वायरस हमारे फेफड़ा को नुकसान पहुंचाने लगता है। हमारे फेफड़ा का स्मॉलर यूनिट एल्वेओलाई होता है, वो उसको डैमेज कर देता है, तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है। तो जाहिर है कि बाहर से ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स तक पहुंच तो रहा है, लेकिन वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल नहीं रहा है, कैरी नहीं हो पा रहा है, चूँकि हमारा एल्वेओलाई ही ख़राब हो गया है, हमारा फेफड़ा का फंक्शनल यूनिट ख़राब हो गया है। तो शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुंचाता है सर्कुलेट करके, वहाँ वह ऑक्सीजनेट फेफड़ा में हो नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और कोविड का प्राइमरी टारगेट है हमारा लंग्स, इसलिए ऑक्सीजन की कमी बहुत देखने को मिलती है कोविड में। सर, हम कोविड से हटकर कुछ सवाल करना चाहेंगे आपसे कि अमूमन देखा जाता है कि आजकल हेडेक, यानी यूँ कहें कि आम बोलचाल में सर दर्द एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, खास करके युवा वर्ग में। इसके क्या कारण है और कैसे इससे युवा वर्ग और आम जनमानस बचे?
सर दर्द का मोस्ट कॉमन कॉज कहा जाता है टेंशन, मानसिक तनाव। तो पहला चीज़ है कि अभी का जो इन्वायरमेंट है उसमें स्ट्रेस से हर आदमी कहीं ना कहीं गुजर रहा है। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, किसी का फैमिली स्टेटस अच्छा नहीं है, किसी का अपना फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है। तो हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो पहला चीज़ है कि आप स्ट्रेस से अपने आप को अलग रखें, और अलग रखने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, दूसरा तरीका है कि आप अच्छे दोस्तों के साथ रहें, तीसरा तरीका है कि आप कुछ न कुछ योग और प्राणायाम ज़रूर करें ताकि इससे आपका शरीर थोड़ा बेटर फील करे। दूसरा हेडेक का कॉमन कॉज होता है आँख का प्रॉब्लम, रिफ्रैक्टिव एरर जिसको बोलते हैं, कि ठीक से आँख में कोई दिखने में दिक्कत होने पर हेडेक की समस्या है, तो आप आँख के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और तीसरा प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है आजकल माइग्रेन की समस्या भी बहुत कॉमन है, उसकी दवाएं हैं। अगर आपको इस सब तरह का फील हो तो आप डॉक्टर से मिलें, तो आपको उसका इलाज बिल्कुल किया जाएगा। धन्यवाद सर आपका। सर आजकल चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द, कारण जो भी रहा हो, कांटों सा चुभता है, एक चुभन सी होती है छाती में, इसके क्या कारण है? और कई बार देखा जाता है कि दर्द होते रहता है, लोग उसको सहते रहते हैं और दर्द बढ़ते जाता है। इसको लेकर एज ए डॉक्टर क्या मैसेज करना चाहेंगे? चेस्ट पेन एक सीवियर सिम्टम होता है। अगर आपको छाती में दर्द हो रहा हो तो आप ज़रूर नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 40-50 के पार हैं, 40 के पार हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ज़्यादातर समय में ये हार्ट अटैक होता है। लोग उसको गैस वैस बोल के इग्नोर करते रहते हैं। तो मैं ये अपील करूँगा कि अगर आपको चेस्ट पेन, छाती में कहीं भी दर्द की शिकायत हो, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। वो अपना जांच पड़ताल करके तय करेंगे कि इसका क्या इलाज है और क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप बिल्कुल उसको घर पर बर्दाश्त ना करें, ज़रूर नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। हाँ बिल्कुल, अगर युवाओं में भी चेस्ट पेन हो रहा है तो भी मैं कहूँगा, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें अब आप अभी सुने होंगे कि सौरव गांगुली जी को हार्ट अटैक हो गया था, आप लोग सुने होइएगा। वो तो फिट थे बहुत, उनको वो कोई मोटे नहीं थे, खिलाड़ी रहे हैं। तो आजकल अब कहा नहीं जा सकता है, हम लोग देख रहे हैं कि कम उम्र में भी 30-35 के अराउंड में भी इस तरह का प्रॉब्लम लेके लोग हार्ट का प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक होता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको चेस्ट पेन है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर विल डिसाइड कि क्या करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना से बचने के लिए जो भी जनमानस आपको सुन रहा है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम लोगों से बस छोटा सा 2-3 चीज़ बात कहूँगा जो पहले से कहा जा चुका है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, ये 4 चीज़ का आप प्रैक्टिस करें। अननेसेसरी गैदरिंग कहीं ना करें। बस मैं आम जनमानस से ये 5 चीज़ कहूँगा। और छठा चीज़ कि जो भी लोग इस कोविड क्राइसिस में फ्रंट लाइनर सामने से युद्ध कर रहे हैं, चाहे कोई डॉक्टर हों, पैरामेडिक्स हों, पुलिस के लोग हों, मीडिया के लोग हों, उनको आम जनमानस सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर जो जनमानस के सवाल थे, उन सवालों को आपने सरल भाषाओं में हम सबसे साझा किया। पुनः आपका हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से डॉक्टरों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको सर्कुलेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। केवी स्टूडियो को धन्यवाद, इनके संचालक डॉक्टर रोशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप इस कोविड क्राइसिस में इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। आभार। तो सुना आपने, ये थे बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राहुल कुमार। काफ़ी पब्लिक से काफ़ी जुड़ाव है इनका, और ख़ास करके इन्होंने कम समय में चिकित्सा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और समाज और मानवता के लिए ये सेवा के भाव से चिकित्सा में लगे हुए हैं। इन्होंने कोविड से बचाव को लेकर जनमानस से अपने संदेश साझा किए, और जितना हो सके, मैं पुनः एक बार दोहराऊंगा, सरकार के द्वारा जो बनाए गए प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइन है, जो लॉकडाउन है, उसको बहुत अच्छे से पालन करें। और हम आप सब मिलके इस कोरोना के जंग में पूरे तैयारी के साथ आगे आएंगे। और मैं पुनः एक बार आप सबसे अपील करूंगा कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीन ही हमारे लिए, हम सबों के लिए, जो देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने बनाया है, ये रामबाण है। ये हमें बिल्कुल कोरोना से लड़ने में सक्षम बनाता है। तो वैक्सीन जरूर लें
और स्वस्थ रहें। आप सबों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं गौरव कुमार पाठक पुनः आप सबों से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक।